ऑडियो आया है लिंक के साथ स्क्रीन आएगा ना पे बैठता है ना जिसको इधर बैठा है और वो इस साल की सीधा ले करेंगे वहां से आएंगे उधर मैं जाऊँ दे देना अंदर घुसा दे गुग्गा नाचने के उठने जगह में चले देखो आवाज आ रही है एक बन रहा है अभी देखो आवाज आ रही है आवाज का नहीं देखेंगे स्क्रीन आ रहा है बस लैपटॉप के इतने में नीचे समझ जाएंगे चले हाँ चलो ये देखना बाबा ये टाइम पास अभी उन्होंने HTML देख लिया हाँ सर नाउ कम टू द पॉइंट द CSS देख लेते ओके CSS stands for cascading style sheet ये ध्यान रखना CSS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है जैसे हमारा हमने HTML देखा था कि HTML इज प्लेन लैंग्वेज उसी तरह से हमारा CSS इज फॉर द कैस्केडिंग स्टाइल शीट ओके यहाँ पे जो भी चीज हमने क्या क्या पढ़ा था यहाँ पे हमने टैग पढ़ा था एलिमेंट पढ़ा था उसके बाद हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था वैल्यू पढ़ा था ओके इन सब चीजों को मिला के हमारा क्या बनता है प्रॉपर्टी बनता है ओके ये चीज हम लोगों ने देखा था सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे यहाँ पे भी टैग एलिमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे उसको डायरेक्टली हम लोग सेलेक्टर बोलेंगे ये ध्यान रखना ये सब चीजों को हम लोग इन CSS के अंदर सेलेक्टर बोलेंगे ओके तो अलग अलग तरीके के सेलेक्टर्स होंगे वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं CSS के कितने टाइप्स होते हैं टाइप्स ऑफ द CSS या CSS के टाइप कितने होते हैं तो उसके देखेंगे पहला जो हमारा टाइप होता है वो होता है डायरेक्टली तुम्हारा इनलाइन CSS दिस इज द फर्स्ट वन नाउ द सेकेंड वन होता है इंटरनल CSS होता है तीसरा जो होता है वो डायरेक्टली एक्सटर्नल CSS होता है ये एक्सटर्नल CSS होता है तो अब ये तीनों CSS कैसे लगाना और कैसे यूज करना वो देखते हैं इनलाइन CSS वो CSS होता है जो नियर बाय तुम्हारे सेलेक्टर या टैग या एलिमेंट के पास होता है इंटरनल CSS जो होता है वो डायरेक्टली ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिटवीन द हेड सेक्शंस वो प्रैक्टिकल देखेंगे एक्सटर्नल CSS के लिए हमें अलग पेज बनाना पड़ता है तो उसके लिए चलो हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल के लिए तो प्रैक्टिकल के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक CSS का एक फोल्डर बना ले रहा हूँ ये सारी जो फाइल है आपके HTML के रिलेटेड है मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ CSS करके अब इसी फोल्डर को यहाँ पे एरो नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे पहली फाइल बना देता हूँ फर्स्ट करके first.html HTML में जो काम किया था वो काम CSS में भी सेम होगा फाइल का नाम लेना है फाइल के नाम के बाद .html लगाना जरूरी है ओके CSS यूज नहीं करना है मैं बताऊंगा कहाँ पे कब यूज करना है क्या नहीं समझा क्या मैंने एक फोल्डर बनाया उस फोल्डर के अंदर एक फाइल ले ली है यहाँ से फाइल का नाम कुछ भी दे दो बट आगे उसके .html होना जरूरी है वो ले लिया अब तुम्हारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लगा दो सिंपल तरीका जो हमने HTML में लगाते रहे वही काम यहाँ पे करना है एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है सीधा हमें आना है बॉडी के अंदर जो भी काम करना है अपने को बॉडी के अंदर तो मैंने एक यहाँ पे ले लिया P करके अब P क्या है तुम्हारा टैग भी बोल सकते हैं या एलिमेंट भी बोलो बट इन CSS व्यू के अंदर हम लोग उसको एज अ सेलेक्टर बोलेंगे टैग सेलेक्टर बोलेंगे या एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं उसको ओके अब इसके अंदर मैंने क्या किया यहाँ पे एक पैराग्राफ डाल देता हूँ लोरम 10 करके डाल दिया फाइल को सेव करते हैं नॉर्मली यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको को कॉपी करके आपके किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लो और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं तुम्हारा यहाँ पे पैराग्राफ आ गया जो हमने लिखा था अब इसको अगर HTML के थ्रू से हमें कलर देना होगा तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे फॉन्ट यूज करेंगे
और ये फॉन्ट को हम लोग क्या करेंगे, एंड में डाल देंगे। बरोबर है, यही करते थे। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, अंदर आते थे, यहाँ पे हम लोग लिखते थे कलर ऑप्शंस, एट्रीब्यूट लगाया, उसके बाद हम लोग कलर का नाम डालते थे, सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश करते तो कलर आ जाता था। अब यही काम हमें CSS से करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या कहता हूँ, फॉन्ट यहाँ पे यूज नहीं करना है, यहाँ P के अंदर जाना है, जहाँ पे आपने टैग या एलिमेंट लिखा हुआ है उसके अंदर स्पेस देना है, यहाँ पे लिखना है स्टाइल। ये स्टाइल CSS को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको कहीं पे भी वेबसाइट के अंदर स्टाइल अगर नजर आ गया तो समझ जाना उन्होंने CSS का काम चालू कर दिया है। तो स्टाइल लग गया, डबल कोट आ गया। अब यहाँ पे लिखना है कलर ऑप्शंस, कलर लिख दिया, कलर के आगे ये सेमी कॉलन देना, जो 2 डॉट ऊपर नीचे आता है उसे सेमी कॉलन बोलते हैं। उसके बाद आपको जो भी कलर का नाम देना है वो कलर का नाम दे दीजिए, सेलेक्ट करें और इंटर करें। सेव दी फाइल, आपको ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ने अंदर काम कर रहे हैं। फाइल को मैंने सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो कलर बदल जाएगा। इसे बोलते हैं इनलाइन CSS। मैंने अभी बताया था कि जो टैग नियर बाय सेलेक्टर के पास अगर वो चालू हुआ या ओपन हुआ वो तुम्हारा इनलाइन CSS कहलाएगा। तो हम लोगों ने P के पास स्टाइल लिखा, इसलिए ये इनलाइन CSS हो गया। अब इसी को दूसरे वे से देखते हैं। मैं इसको कमेंट इसको यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर, इसको कमेंट करता हूँ, दिस इज इनलाइन CSS। अब इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखते हैं दूसरा इंटरनल CSS, यहाँ से चेक करते हैं, हमारा कलर आउट हो जाएगा। नाउ द इंटरनल CSS लगाने के लिए जैसे हमारा हेड सेक्शन ओपन और क्लोज के बीच में हमारा टाइटल सेक्शन लगता है, उसी तरह से टाइटल के नीचे हमारा लगेगा स्टाइल। ये ध्यान रखना, क्या लगेगा, स्टाइल लग जाएगा। अब हमें कलर किसको देना है, पैराग्राफ को। ये पैराग्राफ का टैग क्या है, पैराग्राफ का टैग का नाम क्या है, P है। तो सीधा क्या करो, पहले लिख दो P, सेलेक्टर का नाम डाल दिया, इंटर करना है, कर्ली ब्रैकेट ऑन और क्लोज कर देना, ओपन और क्लोज कर दिया। पहला ध्यान रखना, जिसको चेंज करना है वो किसके सेलेक्टर के अंदर है वो डाल देना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देना। क्या चेंज करना है, कलर, तो इसके बीच में लिखोगे सीधा कलर ऑप्शंस, कलर का नाम जो भी चाहिए, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ब्राउन करके, सेव करो, यहाँ पे रिफ्रेश करो। दिस इज कॉल्ड फॉर द इंटरनल CSS, इसे बोलते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हेड और ओपन क्लोज सेक्शन के अंदर स्टाइल सेक्शन लिखा गया तो वो तुम्हारा इंटरनल CSS होता है। क्या, टाइटल के नीचे ध्यान रखना, डायरेक्टली P दोगे तो चेंजेस नहीं है, उसको स्टाइल बताना पड़ेगा। स्टाइल के अंदर आपको सारे सेलेक्टर के नाम लिखने पड़ेंगे, 2 बार हो 3 बार हो, पैराग्राफ कितनी बार हो, समझो यहाँ पे अभी वो क्वेश्चन पूछा देखो, अब मैंने यहाँ पे एक और P ले लिया तो आपको एक ही बार लिखने की जरूरत है, उसको ऑटोमेटिक कलर मिल जाएगा। बता रहा हूँ, एक बार और आपने ले लिया तो भी सेम कलर आएगा, एक बार आपने और ले लिया तो भी सेम कलर आएगा। आगे मैं बताता हूँ, पहले समझना है कि इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन में क्या डिफरेंट क्या होता है, ये समझा। इनलाइन और इंटरनल जो CSS यूज करते हैं वो अपना टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम क्लाइंट को वेबसाइट दिखाते हैं तो क्लाइंट अपने हिसाब से कलर चेंजेस करवाता है, नहीं भाई ये पसंद नहीं आया, ये नहीं पसंद आया, ये चेंजेस करो, वो चेंज करो। तो इस जगह पे हम लोग टेस्टिंग पर्पस के लिए उसको दिखाने के लिए दिखा देते हैं, परमानेंट नहीं करते। यही चीज अगर आपको क्लाइंट को हम लोग दिखाते हैं तो हम कैसे करेंगे, इस पेज के ऊपर राइट क्लिक कर दे और यहाँ पे लिखा इंस्पेक्ट करके क्लिक करो। अब कलर यहाँ पे दिख रहा है, सीधा क्या करोगे, ये देखो ये एरो दिख रहा है, जस्ट क्लिक करोगे, किसको बदलना है उसके ऊपर क्लिक, तो देखो इसका CSS ये HTML का सेक्शन है, ये CSS का सेक्शन है। अभी कौन सा कलर है, ब्राउन है, इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कलर मिल जाए क्लाइंट को दिखाने के लिए, जो भी दिखाना है आपको, रेड ग्रीन ब्लू, देखो ऊपर देखो चेंज हो रहा है, दिख रहा है यहाँ से उसको, यस, क्योंकि अभी पैराग्राफ सभी ये बोला, क्लाइंट ने बोला ये परफेक्ट है साइज, तो ये दिख रहा है कलर कोड, इसको कॉपी कर लो, अब जाके यहाँ पे इसको चेंज कर दो, दिस इज अ फाइनल, ये हो गया हमारा परमानेंट।
मैंने सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दो और वो परमानेंट हो गया। तो ये हम टेम्पररी बेस पे काम करते हैं। तो इनलाइन और इंटरनल हमारा टेस्टिंग पर्पज से काम होता है। मोस्टली अब जो डेवलपर काम करते हैं वो एक्सटर्नल सीएसएस पे काम करते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब क्या हो गया, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, यहां से हटा दिया। अब एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है कि आपको एक नया फाइल बनाना है, फाइल का नाम कुछ भी दे दो। मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया स्टाइल करके, डॉट आगे लिखना है सीएसएस। अगर सीएसएस को अप्लाई करते हो तो फाइल का नाम कुछ भी दे दो, बट उस फाइल के नाम के बाद डॉट सीएसएस देना जरूरी है। एंटर कर दिया, तुम्हारा सीएसएस का फाइल तैयार हो गया। ये एचटीएमएल की फाइल और ये सीएसएस की फाइल। किसको चेंज करना है, इनको चेंज करना है। तो यहाँ पे कोई स्टाइल ओपन और क्लोज नहीं करना है, सीधा लिखना है सेलेक्टर का नाम, कर्ली ब्रैकेट डाल दिया। क्या बदलना है, कलर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर ऑप्शंस। कलर को यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं डायरेक्टली ऑरेंज करके, सेव करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो नहीं हो रहा है, बरोबर। नहीं होने का रीजन एक ही है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, एचटीएमएल और सीएसएस को ज्वाइन नहीं किया है, कनेक्ट नहीं किया है। तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे आना है, यहाँ पे लिखना है लिंक, एंटर कर दो। अब यहाँ पे लिखा आरएल, आरएल का मतलब होता है रिलेशनशिप। किसके साथ करें, सीएसएस का फुल फॉर्म क्या बताया, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, बराबर। तो आरएल का मतलब हुआ रिलेशनशिप, किसके साथ रिलेशनशिप रखना है, सीएसएस के साथ, ओके, इसलिए इसको स्टाइल शीट लिखा हुआ है। अब एचआरईएफ का मतलब किस फाइल के साथ कनेक्ट करना है, मैंने बोला सीएसएस की फाइल, तो उस फाइल का नाम जो भी रहेगा स्टाइल सीएसएस लिख दिया, सेव कर दो। अब देखो यहाँ पे मोस्टली जो डेवलपर होते हैं वो एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं सभी, चाहे वो ऐप डेवलपर हो, वर्ड अपना वेबसाइट डेवलपर हो, वो सभी एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं। क्यों, बिकॉज वो चाहते हैं कि एचटीएमएल पे, हमारा जो एचटीएमएल वाला पेज है वहां पे सिर्फ कंटेंट डाले, उसका जो डिजाइनिंग का पर्पस हो वो नए पेज पे ही हो, पूरा का पूरा कंटेंट। तो अलग अलग चीज करते हैं। जेएस का पढ़ा हो तो हम लोग जेएस के लिए नई फाइल बनाते हैं, ना कि उसकी सेम फाइल पे काम, सेम फाइल पे भी काम कर सकते हैं, बट क्या होगा, इस वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि कौन सी चीजें कब ओपन किया है, कहाँ पे क्लोज हुआ है और कितनी चीजें लिखी है, इस वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस करते हैं। इतना समझा, क्लियर यहाँ तक, गेट इट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये हम लोगों ने अभी जो देखा हुआ, कहाँ गया वर्ड फाइल, हाँ, अभी हम लोगों ने ये देख लिया, टाइप देख लिया, तीनों समझ में आया कैसे लग रहा है। अब हम लोगों ने एक सेलेक्टर देख लिया, टैग और एलिमेंट सेलेक्टर हम लोगों ने देख लिया, पी हो गया, H1 हो गया। जैसे नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, देखो H1 ले लेता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे ले देता हूँ, वेलकम टू आर वेबसाइट, यहाँ पे लिख दिया, आर वेबसाइट लिख दिया, वेबसाइट लिख दिया, सेव योर फाइल। यहाँ पे आते हमारे ब्राउजर पे, इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं, ओके। अब एक और चीज ध्यान रखना, इसको मैं यहाँ से, हाँ यहीं से करते हैं। देखो मैं चाहता हूँ कि जो पी को कलर है वही सेम कलर इसको भी होने जाना चाहिए। तो मैं सीए से यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे कॉमा करना है, सॉरी कॉमा करना है और H1 डाल दूंगा, सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश। इसे बोलते हैं ग्रुप सेलेक्टर। अभी हम लोगों ने जो देखा वो टैग सेलेक्टर था। अब आपने डिसाइड किया मुझे सेम कलर H1 में भी देना है, P में भी देना है, एंकर में भी देना है, तो कॉमा करके उसका सेलेक्टर का नाम डाल दोगे, वो तुम्हारा ग्रुप सेलेक्टर होगा। समझ में आया। तो आपको यस, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, वापस H1 लिखेंगे, फिर कलर देंगे, तो क्या होता है, कलर कोड बढ़ रहा है आपका, लाइन कोड का जो लेंथ होता है वो बढ़ता है। तो हम कोड क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, मतलब जितना कोड कम होगा उतनी स्पीड से आपका वेबसाइट चलेगा, और कोड ज्यादा होगा तो वो लोड होने में भी समय लेगा। इसी की वजह से हम कोड को और शॉर्ट करने का काम करते हैं। तो जितने सेम कलर या सेम फॉर्मेटिंग अगर अप्लाई करना है तो उस टैग को कॉमा करो, दूसरा टैग लगाओ, कॉमा करो और लगा सकते हो। समझ में आया, यहां तक समझा, ग्रुप सेलेक्टर और टैग सेलेक्टर समझ में आ गया। अब आते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, अब दो और आते हैं हमारे पास, दो सेलेक्टर और आते हैं जो मोस्टली बहुत यूजफुल होता है अपने
जावास्क्रिप्ट में होता है और यहाँ पे भी होता है, जिसका एक का नाम है क्लास सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है, और एक होता है टैग सेलेक्टर, एक होता है ग्रुप सेलेक्टर, जो हम लोग ऑलमोस्ट अभी पढ़ लिए हम लोगों ने। ओके, टैग सेलेक्टर और हम लोगों ने ग्रुप सेलेक्टर पढ़ चुके हैं। क्लास सेलेक्टर को ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से, क्लास को ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से, और टैग सेलेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है हैश से। ये ध्यान रखना। अब दोनों में एग्जांपल समझा देता हूं, क्लास और टैग को कैसे यूज करना और क्यों यूज किया जाता है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी का आधार कार्ड का नंबर, जितने भी स्टूडेंट है सभी का सिमिलर है, नहीं ये अलग अलग है। दैट इज कॉल्ड फॉर द टैग सेलेक्टर। सॉरी, यहाँ पे टैग सेलेक्टर नहीं आएगा, आईडी सेलेक्टर आएगा। सॉरी, आईडी सेलेक्टर आएगा, उसे आईडी सेलेक्टर बोलते हैं। मतलब यूनिक नंबर या यूनिक नेम जो यूनिक होगा तो समझ जाना क्या है, वो आईडी सेलेक्टर है, जो आपको एक बार यूज करना है। ओके, अब समझो मैंने बोला विशाल, तो विशाल एक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो उसे बोलते हैं क्लास सेलेक्टर। तो आप उसको कई बार भी यूज कर सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। चलो, अब मैंने क्या करता हूं, अब लगाता हूं क्लास, यहाँ पे CLA क्लास ऐसे लगेगा, क्लास सेलेक्टर के बाद लगा दिया क्लास, क्लास एक दिया, क्लास का नाम जो भी आपको डिसाइड करना वो डिसाइड आप कर लो। तो मैंने बोला भाई क्लास का नाम माही दे दिया, बरोबर है। सेव करता हूं। अभी यहाँ पे ब्राउजर पे पहले आके देखते हैं हमारे तुम्हारे, देखो अभी ब्राउजर पे चेक करोगे सबका कलर क्या दिखा रहा है, ऑरेंज। अब मैंने क्या किया भाई कि पहला वाला जो पैराग्राफ है उसका कलर अलग रखने का, तो मैंने उसके लिए लगा दिया क्या, क्लास। यहाँ पे आऊंगा, क्लास को किसके रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, डॉट लिख दिया, क्लास का नाम क्या है, माही, वो लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया। नाउ कलर का नाम दे दो, जो भी कलर चाहिए मैंने यहाँ पे दे दिया टेल करके। सेव योर फाइल, नाउ रिलोड या। मैंने इसको एक नाम दे दिया भाई, अभी तक वो पी सबके लिए कॉमन था, ये था टैग सेलेक्टर भाई, सभी को कॉमन कर दिया। मैंने क्या किया, इसको अलग दिखाना है, इन पैराग्राफ के बीच में थोड़ा यूनिक दिखाना था, तो मैंने क्या किया भाई, इसको एक क्लास लगा दिया और उसको एक नाम दे दिया माही करके, और उसको मैंने टारगेट यहाँ पे किया, मैंने इसको टारगेट यहाँ पे कर लिया भाई, इसका कलर होना चाहिए ये वाला, तो इसी की वजह से ये आ पाएंगे। अब आपने सोचा नहीं मुझको ये वाले पैराग्राफ को भी यही कलर चाहिए सेम, तो आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करना है, इस क्लास को ही कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको डाल दो, सेव कर दो। देखो अब चाहता हेडिंग को भी होना चाहिए, कुछ मत करो, सीधा उसके पास जाओ और क्लास को डाल दो अपना। अब देखो समझ में आया, ये था डायरेक्टली क्लास सेलेक्टर था, इतना समझा। सर मतलब ये वाला में जस्ट स्टाइल वाले CSS में। आप कहाँ है? हाँ तो ये जो डॉट माई अपन वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, किधर? इधर नहीं, अपन कॉमन ये रखते टैग हैं। सेलेक्टर है, ये टैग सेलेक्टर है, ये क्लास सेलेक्टर है, सबका अलग अलग रूल होता है, समझा इतना। अब आते हैं आईडी के बारे में, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ स्पेस देके आईडी। ओके, अब आईडी का नाम मैं यहाँ पे दे दिया विशाल करके, सेव कर दिया। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लगा दो, आईडी का रिप्रेजेंट किससे कर दे, लगा दिया। नाम क्या दिया आईडी का, विशाल। यहाँ पे भी यूज करूंगा कलर, कलर ऑप्शंस, यहाँ पे यूज करते हैं ब्राउन। सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश। समझा इतना। ये था तुम्हारा सेलेक्टर नेम, टैग सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर एंड ग्रुप सेलेक्टर। सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किसमें डिफरेंट, अभी मैंने बताया ना,
आईडी तुम्हारा यूनिक होता है, क्लास यूनिक नहीं होता है। आप एक बार यूज किया तो 10 बार यूज कर सकते हो, 50 बार यूज कर सकते हो, बट आईडी एक बार ही यूज होता है, वापस यूज नहीं करना। ये मोस्टली जेएस के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने तेरा आईडी नंबर जो दिया हुआ है, मैं इसको अलॉट नहीं कर सकता हूँ, समझ में आया? तो आईडी एक बार यूज होता है, इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया हुआ वाला। समझा कॉन्सेप्ट? यहाँ पे वेबसाइट में एक पेज में आप एक बार यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखना। आईडी का नाम बदल सकते हो, अलग अलग रख सकते हो, बट सेम नाम से नहीं यूज होते। हाँ, क्लास आप एक बार नहीं 50 बार यूज कर सकते हो। हाँ, वो बन सकता है। समझा ये कॉन्सेप्ट? क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं आगे, आपके वेबसाइट का सेकेंड जो हमारा पार्ट है, बैकग्राउंड रिलेटेड। तो बैकग्राउंड में कुछ प्रॉपर्टीज है, वो ध्यान रखना। पहले उसकी प्रॉपर्टीज मैं बता दे रहा हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, W3 स्कूल पे आ जाना है। अगर आपको पढ़ना रहेगा तो W3 स्कूल पे आ जाओ। CSS ओके, हम लोगों ने ये देख लिया एग्जाम्पल। इसके हिसाब से जाना मत, मैं एक एक चीज दिखा रहा हूँ डायरेक्टली। हम लोगों ने सेलेक्टर देख लिया, बराबर। सिंटेक्स भी हम लोगों ने देख लिया कैसे लगाना है। ये देखो, H1 हम लोग HTML के अंदर उसको टैग या एलिमेंट बोलते हैं, यहाँ पे सेलेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे इस कलर को प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये जो डबल कोड में लिखते हैं उसे वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बदल जाता है नाम, काम वही कर रहे हैं। अब बैकग्राउंड में देखो, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये नाम ध्यान रखना। तो मतलब बैकग्राउंड में हम लोग क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, वही सारी चीज नीचे दिया हुआ है, बट हम लोग को ये ध्यान रखना बैकग्राउंड रिलेटेड आप क्या क्या काम कर सकते हो। पहला है बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, इमेज बदल सकते हो, रिपीट है, अटैचमेंट है, पोजिशन है, और एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज है। चलो अभी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, अब ड्यू बताया, ड्यू बारे में बताया था, ड्यू के बारे में बताया था, लास्ट सेशन में बताया था ड्यू के बारे में। हाँ, ड्यू डिवीजन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ड्यू बनाता हूँ, इस पैराग्राफ के एंड में आता हूँ, इंटर करता हूँ, यहाँ पे एक ड्यू बना देता हूँ। ओके, इस ड्यू के अंदर आता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, और उस क्लास का नाम दे देता हूँ एस्टेक दे देता हूँ। चलो, एस्टेक हम लोग ने दे दिया। ओके, इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे मैंने एक H1 ले लिया, यहाँ पे लिखा वेलकम टू एस्टेक कंपनी, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दिया। उसी के अंदर आता हूँ, एक पैराग्राफ भी डालता हूँ, पी ले लिया, पी के अंदर मैंने पैराग्राफ ले लिया 25 करके। नाउ द फॉर्मेट कर लेते हैं, सेव कर दे, नाउ द रिफ्रेश। आ गया हमारा। अभी देखो ऊपर वाला सब कलर पकड़ लिया बाय डिफॉल्ट। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको सबको क्या करता हूँ, कंट्रोल A करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट करने के लिए कंट्रोल दबा के क्वेश्चन मार्क करोगे, ये कमेंट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा कलर आ जाएगा ब्लैक। इतना समझा? अब मुझे क्या करना है कि पूरे पेज पे कलर यूज करना है, और ये वेल जो ड्यू मैंने बनाया हुआ है उसके अंदर मुझे इमेज अप्लाई करना है, ये सेक्शन के अंदर। हाँ, तो अगर कलर अप्लाई करना है तो पूरे पेज पे करना है। तो ये इंफॉर्मेशन किसके अंदर लिखा हूं मैंने, ये इंफॉर्मेशन मैंने किसके अंदर लिखा हुआ है, ये कितना इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है। तो हम लोग टारगेट किसको करेंगे, बॉडी को। पहला काम ध्यान रखना, मैं बार बार क्या बता रहा हूँ, ध्यान रखो। कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे लिखोगे क्या, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे डिसाइड करता हूं मैं एज अ ब्राउन, सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश। हो गया। अब एक इमेज भी मैं ऐड कर लेता हूं, तो इसके लिए मैं यूज कर लेता हूं पिक्सल्स। सर पर ये वेबसाइट पे ना बहुत है, ज्यादा है, इसके वाले रहते हैं। हाई रिजोल्यूशन के रहते हैं, तो उसमें क्या हुआ, हम लोग भी यूज ही करते हैं ना, नहीं होता है।
नेट की स्पीड अगर स्लो रहेगी तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो पहले बता के रख रहा हूँ, नेट की स्पीड पे भी तो काम होना चाहिए। चलो यहाँ पे देखो, मैंने ये फोटो है ले लिया यहाँ से। इस फोटो का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ और इसको दे देता हूँ बैनर करके। इसको मैं यहाँ से कट कर लिया और ये वाला है ना, मैं अभी फोल्डर कौन सा काम कर रहा हूँ, असाइनमेंट। CSS के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे फोटो को डाल देता हूँ। ओके, अब ये फोटो को देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ गया कोड हमारा, ये रहा। अब इसको कमेंट कर दो, एंड में आओ, यहाँ पे लिखोगे बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे लिखोगे URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब डबल कोट दे दो या सिंगल कोट दे दो, चल जाएगा। ओके, फोटो का नाम क्या लिखा, आ गया हमारा, उसको सेलेक्ट करूंगा और इंटर कर दूंगा, सेव। इधर गया इमेज, आया है, दिख नहीं रहे ना, यार हो गया, अभी दिखेगा। लेकिन सर ये क्या लास्ट में कि वो नहीं सुनता। वो मैं बताता फोटो क्यों नहीं आ रहा था। हम लोगों ने जो फोटो डाउनलोड किए, उस फोटो की साइज बहुत बड़ी है, साइज छोटा नहीं बहुत बड़ी है, इसलिए वो ऊपर वाला वाइड बैकग्राउंड डिस्प्ले कर रहा था मैं, समझ में आया। तो इसकी एक्चुअल साइज लाने के लिए मैंने क्या लिखा, बैकग्राउंड साइज में कंटेन, ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, या आपने डाल दो 500 पिक्सल, ये 500 पिक्सल के हिसाब से रीजनरेट करेगा। देखो 500 पिक्सल के, अगर यहाँ पे तुम डाल दोगे भाई 200 पिक्सल, 200 पिक्सल डालोगे तो ये 200 पिक्सल के हिसाब से काम करेगा सीरीज, समझ में आया। ये वसीले में बता रहा हूँ, ये इसके हिसाब से है। तो अगर आपने इसको यहाँ पे बैकग्राउंड साइज को पिक्सल में ना रख के इसको परसेंट में डाल दिया, तो देखो क्या होता है, ये पूरा बैकग्राउंड सेट कर लिया। ओके, एक मिनट रुक जा, ये समझ में आया? मतलब जो तेरा इमेज रिपीट हो रहा था वो पूरा का पूरा एक वेट ले लिया, चाहे वो छोटा फोटो या बड़ा। फोटो छोटा रहेगा तो वो बड़ा करोगे तो ब्लर हो जाएगा, वैसे मैंने हाई रिजोल्यूशन लिया, क्लियर दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ कवर ऑप्शन भी अप्लाई करता हूँ, तो ये भी फुल स्क्रीन करेगा, कवर में भी फुल स्क्रीन करेगा। और कंटेन करोगे तो यहाँ पे कंटेन का मतलब क्या होता है, उसकी जो भी एक्चुअल साइज होगी वो सेट करेगा। तो इसकी एक्चुअल साइज जो थी वो ले लिया, समझा। अब साइज को मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे 200 पिक्सल करता हूँ। जैसे बहुत से जगह पे आएंगे तुम लोग को, फोटो साइज छोटा रहेगा तो तुम लोग को ऐसे नजर है, तो सर अभी करना क्या इस जगह पे, कुछ नहीं करना है। इसके बाहर आ जाओगे, यहाँ पे लिखोगे बैकग्राउंड रिपीट करके, पहला ऑप्शन तो आता है तुम्हें नो रिपीट करके, मतलब कोई भी रिपीटेशन नहीं चाहिए, वो एक दिखेगा, नो रिपीटेशन। अगर आपने बोला मुझे भाई रिपीट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखोगे रिपीट एक्स, वो एक्स डायरेक्शन में रिपीट होगा। अगर आपने उसको बोला एक्स नहीं वाई डायरेक्शन में होना है, तो उसको वाई में कर दो, तो वो वाई डायरेक्शन में रिपीटेशन होना चाहिए, समझा। इसलिए हम लोग ने क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नो रिपीट डालेंगे, और ऊपर वाले साइज को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करके वहां पे क्या डालेंगे, एज अ कवर डालेंगे। तो ये क्या होगा, एक सिंगल फोटो हमारे पास है, पूरा का पूरा इंटायर वेबसाइट कवर कर लेंगे। इतना समझा। ये था तुम्हारा कलर, इमेज, रिपीट और एक साइज हम लोगों ने देख लिया। अब अटैचमेंट में बताता हूँ क्या आता डायरेक्टली। इसमें एक और चीज बताओ, हम लोग पहले क्या करते हैं, चीजें समझते हैं। कवर की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कंटेन यूज करते हैं। ओके, सेव कर दो, चेक करो पहले क्या आता है, आया।
अब इसी के नीचे क्या लिखता हूं, बैकग्राउंड पोजीशन। मैंने बोला सेंटर टू सेंटर, मतलब इमेज मेरा जो आएगा ऊपर से भी, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सेंटर सेंटर होगा। समझ में आया? अगर तुमने बोला भाई कि मुझे टॉप सेंटर चाहिए, तो पहला वाला पोजीशन बदला मैंने टॉप सेंटर, तो ये क्या करेगा देखो, ये वर्टिकल से टॉप ले लिया, सेंटर में डाल दिया। अगर आपने बोला डायरेक्टली मुझे राइट सेंटर, RIGST राइट, ये राइट सेंटर लेगा। समझ में आया? तो ये वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल पोजीशन वर्क करता है। तो इसको मैं करूंगा अनकमेंट और नॉर्मल कर दो, जैसा हमारा चाहिए पूरा का पूरा। ओके, ये था तुम्हारा पोजीशन वाला। अब अटैचमेंट में क्या था वो देखते हैं। तो इसको कंटेंट हटाते हैं और एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखता हूँ कवर ऑप्शंस, सेव कर देना उधर, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड अटैचमेंट। आ गया अटैचमेंट, ये रहा। दो आता है, एक तो फिक्स आएगा, एक तो स्क्रोल आएगा। अब यहाँ पे फिक्स करता हूँ, सेव करता हूँ, अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने HTML फाइल के अंदर। यहाँ पे एक लोरम 100 डालता हूँ, 1000 सेव करते हैं। पैराग्राफ बढ़िया। अब देखो ध्यान से देखना क्या हो रहा है। इमेज तुम्हारा एक ही जगह पे, क्या बदल रहा है, पैराग्राफ बदल। कहीं वेबसाइट में ऐसा होता है ना, वही काम मैंने यहाँ पे किया। ओके, तो टेक्स्ट को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना। अगर मैं बोलता हूँ कि इमेज और मेरा पैराग्राफ दोनों एक साथ जाना चाहिए, तो स्टाइल में जो फिक्स किया है ना, उसको कर दोगे स्क्रॉल। सेव करो, अब देखो। हाँ, तो वो चेंज करेंगे, वो कंटेंट हम लोग कलर बदल देंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन मेरे को जो समझाना था वो समझा रहा हूँ अभी। वो कलर कॉम्बिनेशन बदल सकते हैं। चलो तेरी काम पे भी काम कर लेते हैं हम लोग। इसको ऑन करते हैं, इसको ऑफ करेंगे, इसको भी ऑफ करेंगे। सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश। बैकग्राउंड वाला पार्ट बंद किया नहीं ना, इसको तो बंद ही करना चाहिए अपने को। हो गया कलर ऑप्शंस। अब देखते हैं। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ड्यू बनाया था उस पे आते हैं हम लोग। ड्यू मैंने कहाँ बनाया था, उस पे आऊंगा मैं। मेरा जो ड्यू है ये वाला है, ओके, एस्टेक वाला। इसके नाम को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इंटर करूंगा, क्लास लिया, पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करूंगा, बैकग्राउंड, इमेज, URL, यहाँ पे डबल कोट, बैनर लगा दिया। अरे भाई चल रहा, NL लगा दिया। सेव करता हूँ, आ गया। यहाँ पे इसको मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड साइज ले लूंगा पहला। इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, डायरेक्टली मैं कवर मारते हैं और यहाँ पे लिखते बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट डालेंगे। हो गया। इसकी थोड़ी सी मैं हाइट बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे हाइट भी ले लेता हूँ। हाइट इसको 400 px कर देता हूँ। सेव योर फाइल। हो गया, दिख रहा है? अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको फोटो को फिक्स करूंगा मैं। यहाँ पे क्या लूंगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसको करूंगा फिक्स। अब ध्यान से दूंगा। हो गया, क्या हो रहा है, ऊपर तो है बट वो वो फोटो नहीं इमेज उसी जगह पे है, बाकी जगह पे कलर आ रहा है, देख रहे हैं? तो उस जगह को भी मैंने ऐसे कर दिया। तो कुछ वेबसाइट में आपको ऐसा मिल जाएगा। समझ में आया कैसे काम हो रहा है? आई थिंक सो। रुको एक और जगह पे दिखा देता हूँ। डी मोड वेबसाइट, DMode.in, इस पे डाला हुआ है मैंने। ये वाला जो अभी चीजें तुम लोग देख रहे हो ना, ये वाला चीज मैंने डाला हुआ है, देखो।
अच्छा, कमिंग सून का पेज डाला हुआ है। हाँ, अभी इसको लाइव नहीं किया है ना। लाइव नहीं किया है इसको। समझा? ये ऑप्शन समझ में आया? क्लियर है? तो चलो इतना करके ले लो, और ये सारे प्रॉपर्टीज मैंने दिखा दिया हुआ है।